हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस अध्याय को हम लोग करेंगे उसका नाम है राजनीतिक दल। आपने सुना होगा, आसपास देखा भी होगा, कई दलों का चिन्ह, कहीं पंजा छाप, कहीं फूल, कमल का फूल, कहीं हाथी, कहीं साइकिल, कहीं जोड़ा बैल, ये सब आपने देखा होगा। कहीं हंसुए का सिंबल देखा होगा। कई बार कई नेताओं को आप टीवी पे देखते होंगे, अखबारों में उनका बारे में पढ़ते होंगे, उनका फ़ोटो देखते होंगे। अब तो सोशल मीडिया का भी दौर है जिसमें राजनीतिक दल, राजनीतिक पक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसे में दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो सारे कार्य नहीं कर सकता। तो दल हैं क्या, इसके परिचय में अगर हम देखें तो दल व्यक्तियों का समूह है। दल का मतलब ही एक समूह, ग्रुप, जिसमें कई व्यक्ति होते हैं। एक राजनीतिक दल में कई व्यक्ति होते हैं और वो आमतौर पे एक विचारधारा के आधार पर संगठित होते हैं। जैसे अगर कम्युनिस्ट पार्टी है तो मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी विचारधारा पर संगठित होती है। जैसे कांग्रेस है तो वो मानती है कि वो गांधीवाद का प्रतिनिधित्व करती है। यदि गांधीवाद के प्रति आस्था सभी राजनीतिक दल करते हैं। समाजवादी पार्टी लोहिया को अपना आदर्श मानती है। बहुजन समाज पार्टी B.R. अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी RSS से प्रेरणा लेते हैं। तो राजनीतिक दल है समूह जो आमतौर पर राजनीतिक विचारधारा के आधार पर संगठित होते हैं। यानी कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग व्यवसाय क्षेत्र के लोग एक राजनीतिक दल में किस आधार पर बंधे होते हैं। उनका कमिटमेंट, उनका जो आस्था होती है वो राजनीतिक विचारधारा के प्रति होती है। और अगर हम दल की बात करें, पार्टीज की बात करें, तो पार्ट से बना हुआ है, यानी वह समाज के एक भाग या पार्ट का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन एक दल सारे भाग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, तो जो बचा हुआ भाग है उसको अन्य दल करते हैं। इस प्रकार से कई राजनीतिक दल होते हैं जो समाज के अलग अलग हितों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दल सरकार के गठन में, संविधान के निर्माण में, भारत का भी संविधान निर्माण में कई राजनीतिक दलों ने भूमिका अपनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के तो बाद में शामिल हुए, चाहे भारतीय जनसंघ हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चाहे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के B.R. अम्बेडकर हों, के मुंशी कांग्रेस के हों, समाजवादी हों, ये इन्होंने एक संविधान निर्माण में भूमिका निभाई। तो ये संविधान के निर्माण में, जैसे आपने नेपाल के में देखा होगा हाल के ही वर्षों में, चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे नेपाली कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हों, उन्होंने साझा मिलकर राजनीतिक बातचीत के द्वारा संविधान का निर्माण किया। और सरकार के गठन में निश्चित सी बात है कि राजनीतिक दल सत्ता के दावेदार होते हैं, जबकि दबाव समूह या हित समूह सत्ता के दावेदार नहीं होते। तो सरकार में आने के लिए वो अपनी नीतियों के साथ, कार्यक्रमों के साथ जनता के बीच में आते हैं, अपनी विचारधारा को रखते हैं, जनता से व्यापक जन समर्थन मिलता है, और अगर वो सरकार बनाते हैं तो अपने किए हुए वायदों को निभाते हैं। अगर उनकी संख्या कम रह जाती है तो विपक्ष में बैठते हैं, लेकिन उनकी भूमिका तो रहती है। तो सरकार के गठन में, संचालन में, अब जानते हैं कि सरकार में आने के बाद उनके काम बढ़ जाते हैं। राजनीतिक दल को एक पुल का काम करना पड़ता है सरकार और जनता के बीच में। अगर वो सत्ता में आते हैं तो सत्ता के दावेदार होते हैं और विचारधारा के आधार पर संगठित होते हैं, और इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम लोग सरकारी तंत्र या अधिकारियों से अपने आप को उतना करीब नहीं पाते, क्योंकि सरकारी तंत्र या अधिकारी या नौकरशाही उनके पास मत के लिए नहीं आती। लेकिन राजनीतिक दल हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं, उनसे मत पाने का इच्छा रखते हैं, उनको संगठित करते हैं, राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करते हैं, जनमत का ध्यान रखते हैं, जन समर्थन को जुटाते हैं,
रैलियां करते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है? जैसा आप जानते हैं कि अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह ही सिर्फ चुनाव लड़ सकता है, सरकार चला सकता है, विरोधी दल की भूमिका निभा सकता है, रैलियां कर सकता है, व्यापक जन समर्थन जुटा सकता है? नहीं। तो राजनीतिक दलों की ज़रूरत है, और आधुनिक लोकतंत्र में तो इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ तक कि आधुनिक राजनीति में जहाँ राजतंत्र भी है, जहाँ तानाशाही भी है, जहाँ फांसीवाद भी है, जहाँ सेना का शासन भी है, वहाँ भी एक राजनीतिक दल है, या कम्युनिस्ट है वहाँ पे भी एक राजनीतिक दल है, लेकिन राजनीतिक दल है। तो लोकतंत्र में तो राजनीतिक दल की आवश्यकता ज़्यादा है। और राजनीतिक दल की भूमिका में कई बार ऐसा हो सकता है कि लोग कम पढ़े लिखे हों, वो सीधे औपचारिक कानूनी पचड़े को ना जानते हों, संविधान ना जानते हों, कानून नहीं जानते हों, और औपचारिक रूप से राजनीतिक व्यवस्था की समझ ना हो, परंतु वो जानते हैं कि कौन नेता उनके लिए ज़्यादा भला करेगा। उन्हें मुद्दों के बारे में जानकारी होती है, उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है जो मतदान के समय प्रतिबिंबित होता है। तो कई बार हम देखते हैं कि समाज के अंदर का अंतर्विरोध या अलग अलग पक्षों का जो हितों का टकराव है, वो राजनीतिक दलों के टकराव में भी दिखता है। कोई दल किसी जाति की बात करता है, कोई दल किसी धर्म की बात करता है, कोई दल किसी क्षेत्र की बात करता है, कोई दल राष्ट्रीय सुरक्षा की बात ज़्यादा करता है। तो सबका अलग अलग एम्फेसिस हैं, फोकस हैं। तो इस तरह से वो विभाजन भी दिखता है। तो क्या हम मान सकते हैं कि जो भी समाज में विभाजन है वो राजनीतिक दल उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, पक्षपाती होते हैं? निश्चित सी बात है। पार्टी का रूट वर्ड ही है पार्टीशन, यानी पक्षपात तो करेंगे, पक्ष तो वो रखेंगे, लेकिन ये भी बात है कि अगर वो एक पक्ष रखते हैं तो दूसरा पक्ष रखने के लिए दूसरा राजनीतिक दल होता है। तो भेदभाव, फूट आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये समाज की सच्चाई है। अगर राजनीतिक दल ना हो तो ये सामाजिक फूट या सामाजिक मतभेद या अंतर्विरोध ज़्यादा व्यापक और विकराल होगा। जबकि लोकतांत्रिक तरीके में राजनीतिक दलों के बीच में मतभेद होते हैं, या एक दूसरे पे कीचड़ भी उठाते हैं, एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं। लेकिन यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अलग अलग विचारों को सम्मान मिलता है, अलग अलग हितों को सम्मान मिलता है, सम्मानित होते हैं, सब में संतुलन बनता है, और ऐसे लोकतंत्र चलता है। और जनता को मुद्दों से अवगत कराना भी राजनीतिक दल का काम है। कौन से राजनीतिक मुद्दे महत्वपूर्ण हैं देश के लिए, राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए, किसी मतदाता सूची या मतदान क्षेत्र के विशेष के लिए, ये राजनीतिक दल उठाते हैं, लोग उस पर राय रखते हैं। पश्चिमी देशों में तो राजनीतिक मुद्दे यानी सार्वजनिक मुद्दे जिसका प्रभाव सभी पर पड़ता है वो बॉटम अप यानी जनता उठाती है और फिर राजनीतिक दल और नेता उसे लेते हैं। लेकिन तृतीय दुनिया के देशों में राजनीतिक दल नेतृत्व की भूमिका प्रमुख होती है, जो मुद्दों को सामने रखते हैं और जनता उस पर राय रखती है। जनता कोई एक एंटिटी नहीं है, कुछ लोग उसका विरोध कर सकते हैं, कुछ लोग उसका समर्थन कर सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा समर्थन कर सकते हैं, कुछ लोग किसी भी मुद्दे पर समर्थन और किसी मुद्दे पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे वो अपनी राय बनाते हैं, रखते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक दल की भूमिका बहुत ही अनिवार्य है, न सिर्फ शासन व्यवस्था बनाने में, चलाने में, विरोधी दल की भूमिका में, राजनीतिक शिक्षा में, जन समर्थन जुटाने में, राजनीतिक शिक्षा को प्रदान करने में, राजनीतिक मुद्दों से अवगत कराने में, विचारधारा, विचारों, हितों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। मैंने जैसा पहले ही बताया कि राजनीतिक दल एक समूह है, व्यक्तियों का समूह है जो एक साथ संगठित होते हैं, एक विचारधारा के आधार पर, जिनका अपने पार्टी का यानी दल का भी संविधान होता है, संरचना होती है,
पदसोपानी व्यवस्था होती है, जैसे आमतौर पे आप सुनते होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष। तो एक पार्टी का एक संगठन है, संविधान है, नेतृत्व है, पदसोपानी व्यवस्था है, अध्यक्ष है, उसके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। तो इस तरह से राजनीतिक दल संगठित किया जाता है और वो संगठित करके चुनाव में अपना मैनिफेस्टो लाती हैं, यानी अपने वायदे को रखती हैं। कुछ लोग उनके वायदों को नकार सकते हैं, कुछ लोग स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन किसके वायदे ज़्यादा स्वीकार्य हैं, ज़्यादा तार्किक हैं, न्यायपूर्ण हैं, प्रायोगिक हैं, जनता की नज़र में स्वीकार्य हैं। वायदे ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करें जो स्वीकार्य ना हो, जो संभव नहीं हो, तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता खुद ही घट जाती है। इसलिए राजनीतिक दलों को यह हमेशा ध्यान रखना होता है कि वो जो भी वायदे करें वो निभा सकें, क्योंकि अगर वायदे नहीं निभाएंगे तो अगले चुनाव में उन पर यह भारी पड़ सकता है। उन्हें बार बार यह दिलाया जाएगा कि ये वायदे निभाने वाली पार्टी नहीं है, जबकि हम वायदे निभाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सत्ता में आकर उनकी पहचान जो है वो राजनीतिक मुद्दों से जो कराते हैं, जो मैनिफेस्टो को लागू करते हैं, कई बार पूर्णतः लागू करना संभव नहीं हो पाता है, संसाधनों की कमी होती है और चुनावों के समय उन्हें बड़े बड़े वायदे करने पड़ते हैं। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है और लोकतंत्र में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। परंतु मोटे तौर पे जो राजनीतिक दल अपने किए हुए वायदे को ज़्यादा निभाते हैं, सत्ता में उनकी वापसी का मार्ग ज़्यादा प्रशस्त होता है आमतौर पे, यदि अपवाद हर जगह। तो किसी भी दल की पहचान उसके नेता से होती है, उसके सक्रिय सदस्य, कार्यकर्ता, समर्थक, नीतियाँ, नेतृत्व, उसकी जो विचारधारा आदि से उसकी पहचान होती है। जैसे आमतौर पे आप भारत में भी देखते होंगे कि कोई दल किसानों की बात ज़्यादा करता है, कोई जब मज़दूरों की बात ज़्यादा करता है, कोई दलितों की, पिछड़ों की, कोई गरीबी के आधार पर आरक्षण की बात करता है, कोई राष्ट्रवाद की बात करता है, कोई स्वच्छता पर ज़्यादा जोर देता है, कोई अल्पसंख्यकों के हितों की बातों को ज़्यादा आगे रखता है, कोई क्षेत्र विशेष के लोगों के अधिकारों को आगे रखता है और ऐसा मानता है कि एक क्षेत्र के लोग ही कि उन्हीं के क्षेत्र के दल, जैसे तमिलनाडु में अगर देखें तो वहाँ पे ऐसा मानते हैं कि द्रविडियन पार्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकती हैं ना कि राष्ट्रीय दल। इसलिए वहाँ हम देखते हैं डीएमके और एआईडीएमके, द्रविडियन पार्टीज़ का दबदबा ज़्यादा है और राष्ट्रीय पार्टियों की भूमिका सेकेंडरी है। तो राजनीतिक दल के कार्य को देखें। हमने देखा कि राजनीतिक दल के पहले हमने देखा परिचय कि क्या होते क्या हैं, फिर हमने देखा कि इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर ये ना हो तो निश्चित सी बात है कि संगठित तौर पे कोई मुद्दे, हित या मैनिफेस्टो या कार्यक्रम नहीं लागू हो सकता। अगर सभी लोग निर्दलीय लड़ें, चुनाव तब भी होगा। दल ना हो, दलगत आधार पर ना लड़े तो हर कोई व्यक्ति के अनुसार आधार पर चुनाव लड़ेगा, तो सिर्फ क्षेत्र विशेष की बात ही रह जाएगी। एक व्यापक जन मुद्दा या व्यापक बुनियादी बदलाव का वायदा कौन करेगा? एक व्यक्ति जो स्वतंत्र या निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, या एक पार्टी जो बहुमत में आएगी, जिसका एक कमिटमेंट होगा, जन आधार होगा, व्यापक सदस्यता होगी, संसाधन होंगे। तो निश्चित सी बात है कि राजनीतिक दल ज़्यादा अनिवार्य हैं जनता की मांगों को संगठित रूप से आगे रखने के लिए, पूरा करने के लिए, शासन व्यवस्था चलाने के लिए, न कि सिर्फ कुछ निर्दलीय उम्मीदवार। यद्यपि लोकतंत्र में हर स्तर पे चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, निर्दलीयों को भी है, दलों को भी है, लेकिन दलों की भूमिका बहुत ही प्रमुख है। जैसा आपने पहले भी देखा कि चाहे संविधान का निर्माण हो, सरकार बनाना हो, सरकार का संचालन हो, जनमत का प्रतिनिधित्व हो, मुद्दे उठाने हों, राजनीतिक शिक्षा हो, राजनीतिक विचारधारा हो, मैनिफेस्टो हो, लोगों के हितों का, विचारों का प्रतिनिधित्व हो, लोगों की आवाज़ हो, इसलिए कहा जाता है राजनीतिक दल लोकतंत्र के वोकल कॉर्ड है। अगर सामान्य भाषा में हम समझें तो ऐसा माना जाता है कि
चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, जनता जनार्दन जो मत देती है और टैक्स देती है वो जनार्दन यानी ईश्वर है, और राजनीतिक दल और नेता प्रसाद पाते हैं वोट के रूप में। तो इस प्रकार से, और राजनीतिक दल वोकल कॉर्ड हैं, यानी कि जनता की आवाज़ है, जनता की आकांक्षाओं इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आगे हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दल के कार्य क्या है। अगर राजनीतिक दलों के कार्यों को देखें तो उनका संचालन, सत्ता का संचालन करते हैं अगर वो उन्हें बहुमत मिलता है। जैसे भारतीय लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो जिसको भी 271, जिस दल को या जिस दल के समूह को, गठबंधन को 271 से ऊपर सीटें मिलती हैं, उन्हें जनादेश प्राप्त होता है, स्पष्ट जनादेश प्राप्त होता है, और वो सरकार बनाती हैं और अपने मैनिफेस्टो को लागू करती हैं। लेकिन बाकियों का क्या? हर दल तो सत्ता में नहीं आ सकता, क्योंकि हर दल को हर समय में उतना ही समर्थन मिले जरूरी नहीं है। कई बार सत्ताधारी दल सत्ता से बाहर हो जाते हैं जनादेश के द्वारा। तो जिन्हें बहुमत नहीं मिलता है वो विरोधी दल की भूमिका भी निभाते हैं। विरोधी दल की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है, क्योंकि आलोचना के प्रति सहिष्णुता, निंदक नियरे राखी, यानी अगर सरकार भले बहुमत में हो इसका मतलब ये नहीं कि वो मनमानी करे, जो मर्जी करे, जन विरोधी निर्णय ले। उसको चेक एंड बैलेंस के लिए, उसकी रोकथाम के लिए विरोधी दल हैं जो उनके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, संसद के अंदर, संसद सड़क पर, संसद के बाहर, मीडिया में, अन्य जगहों पर, फोरम्स पे, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता है और वह जन विरोधी मुद्दे ना ले सके, जन विरोधी निर्णय ना ले सके, और इन्हें व्यापक जन समर्थन मिलता है। मैंने पहले ही बताया कि राजनीतिक दल व्यापक जन समर्थन, मास मोबिलाइजेशन के लिए कार्य करते हैं। ये संकीर्ण हितों के लिए कार्य नहीं करते दबाव समूह की तरह, क्योंकि इन्हें व्यापक जन समर्थन जब तक नहीं मिलेगा ये चुनाव कैसे लड़ेंगे। और ये बुनियादी सामाजिक बदलाव का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बुनियादी सामाजिक बदलाव, चाहे वो भूमि सुधार हो, चाहे उद्योग हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चाहे उनकी विदेश नीति हो जिसमें गुटनिरपेक्षता है, और व्यापक सामाजिक आर्थिक विषमताओं को लेकर जो कार्यक्रम, फिर बाद में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी व्यापक सामाजिक बुनियादी बदलावों का वायदा करती है, चाहे वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, काला धन हो। तो सभी दलों की अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्राथमिकताएं होती हैं। यद्यपि सभी राष्ट्र के लिए काम करते हैं, सभी काम करने का तरीका, न विचारधारा अलग अलग हो सकती है। अब यह प्रश्न उठता है कि ये तो राजनीतिक दलों का कार्य हो गया, आखिर राजनीतिक दलों के कार्य में के बाद ये देखने की ज़रूरत है कि कितने दल होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया, जहाँ तानाशाही था, हिटलर की भी एक पार्टी थी, नाजी पार्टी, मुसोलिनी की भी इटली में पार्टी थी, फासिस्ट पार्टी। इसी तरह से मुशर्रफ जो पाकिस्तान में तानाशाही, उनकी भी एक पार्टी थी। तो एक दलीय व्यवस्था भी है तानाशाह में, जहाँ फांसीवादी व्यवस्था में, जहाँ कम्युनिस्ट सरकारें हैं वहाँ। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र में एक से अधिक राजनीतिक दल सत्ता के दावेदार होने चाहिए। एक अगर दल पूरी सत्ता का मोनोपोली कर ले, एकाधिकार कर ले, तो उसे लोकतंत्र नहीं कहेंगे। यानी जनता के पास विकल्प होना चाहिए, किसे वो सत्ता में लाए, किसे बाहर करे, अपने जनादेश के द्वारा, अपने मतदान के द्वारा। तो इंग्लैंड में आमतौर पे दो दल भूमिका निभाते हैं, एक लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। पहले उनको टोरीज कहते थे, जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, और लिबरल पार्टी थी, विग्स। और बाद अभी वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी है, लिबरल पार्टी है और लेबर पार्टी है। इसी तरह से अमेरिका में प्रमुख भूमिका, यद्यपि अमेरिका में ग्रीन पार्टी भी है, लेकिन प्रमुख भूमिका रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स निभाते हैं। जैसे ट्रंप हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और पहले ओबामा थे, वो डेमोक्रेट पार्टी के थे।
जबकि भारत में 750 से भी ज़्यादा पंजीकृत दल है। तो भारत में एक विशाल विविधता है और इसीलिए भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं, 45 लगभग 45 दल ऐसे हैं जो राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं और वह बड़े पैमाने पर ऐसे दल हैं जो सिर्फ पंजीकृत हैं, जिनको 1% मतदान मिलता है, वो भी पंजीकृत हो जाते हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र में दलों की संख्या, खासकर उदार लोकतंत्र में दलों की संख्या निर्धारित करने का मापदंड तो चुनाव आयोग तय कर सकता है, कानून बन सकते हैं उसके लिए, परंतु कितने दल होंगे ये जनता पर निर्भर करता है, जनता के जनादेश पर निर्भर करता है। अगर भारत में इतने सारे राजनीतिक दल हैं तो कहीं ना कहीं विविधता को प्रतिनिधित्व कर रहा है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे दलों को भी जनता ने अपना मत दिया है। कई बार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय दलों से मोह भंग होता है तो क्षेत्रीय दलों को देते हैं, कई बार क्षेत्रीय दलों से मोह भंग होता है तो वो अन्य छोटे छोटे दलों पक्षों, कई बार तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। इससे पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में जनता किसी भी दल को मान्यता नहीं देती, स्वीकार नहीं करती या उन्हें समर्थन नहीं देती, लेकिन आमतौर पे दलगत आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं और सरकारें बनाई जाती हैं। लेकिन उसका भी एक स्पेस है, एक निर्दलीय लड़ने का उनका भी एक स्पेस है, उनके लिए भी एक क्षेत्र है जहाँ पे जनता अपने रोष को प्रकट कर सकती है। अब ये देखते हैं कि राजनीतिक दल की ज़रूरत क्या है। आखिर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर राजनीतिक दल ना हो तो शासन व्यवस्था कैसे बनेगी, संचालन कैसे होगा, नीतियां कैसे आएंगी, मैनिफेस्टो कौन लाएगा, विचारधारा, अलग अलग तरह की विचारधाराएं जनता के सामने कैसे आएंगी, जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित कौन करेगा, मुद्दे कौन उठाएगा और लोगों को संगठित जागरूक कौन करेगा। तो ये कानून बनाने में भी कई बार आप सुनते होंगे कोई दल वायदा करती है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम आतंकवाद के खिलाफ और कड़े कानून बनाएंगे। कानून तो सड़क पर नहीं, संसद में बनती है, लेकिन कड़े कानून के आधार पर जनता से समर्थन मांगते हैं ताकि जो लोग मानते हैं कि हमारी कानून कमज़ोर है टेररिज्म से लड़ने में, उसको और मजबूत बनाया जाए। कोई दल वायदा करता है कि अगर हम महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ और कड़े कानून बनाएंगे, तो निश्चित सी बात है कि वैसे दल को महिलाओं का ज़्यादा जन समर्थन मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। तो इनकी ज़रूरत इसलिए है कि बड़ा साझा कार्यक्रम हो या नीतिगत बदलाव हो या बुनियादी बदलाव हों जो निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार नहीं ला सकते, जिसके लिए राजनीतिक दल ही उपयुक्त होते हैं। तो राजनीतिक दल की आवश्यकता इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आप अगर अपने आसपास भी देखें तो कहीं पे आप अलग अलग राजनीतिक दलों के सिंबल्स को देखते हैं, कहीं पंजा छाप, कहीं कमल का फूल छाप, कहीं पे हसुआ, कहीं पे साइकिल, कहीं पे हाथी, कहीं पे घड़ी, अलग अलग आपको चुनाव चिन्ह दिखते हैं, अलग अलग नेता दिखते हैं, अलग अलग विचारधारा उनकी होती है, उनकी पार्टी की विचारधारा, उनके अपने विचार, उनका संगठन, उनकी नीतियां, उनका मैनिफेस्टो, उनके वायदे, उनकी प्राथमिकताएं। तो ये कैसे तय होती हैं? कोई भी दल ये प्राथमिकता समाज के बाहर रह के तय नहीं कर सकता। हर दल को जनता से ही समर्थन चाहिए। तो जनता के जनमत को देखते हुए वो अपनी प्राथमिकता को तय करेंगे और तभी वह जन समर्थन पाने का उम्मीद रखेंगे। कई बार ऐसा माना जाता है कि पहले घरों के बाहर जो पार्टी के चुनाव चिन्ह हैं उनका तस्वीर बनाया जाता था, जिसे चुनाव आयोग ने मनाही की है। और कई बार इसको ऐसा माना जाता है कि वो बहुत सस्ता तरीका था चुनाव चिन्ह को लोगों तक पहुंचाने का, जो अब महंगा हो गया है। अब उन्हें राष्ट्रीय चैनलों पे या पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट्स
आदि के द्वारा ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो अब चुनाव महंगा होता जा रहा है और राजनीतिक दल बिना धन के चुनाव कैसे लड़ेंगे? रैलियां करनी है, कार्यकर्ता हैं, लोगों को जन समर्थन जुटाना है, रोड शो करना है, तो ऐसे में प्रचार करना है, तो ऐसे में उन्हें धन की जरूरत है। वो धन कहाँ से आएगा? दलों की निर्भरता है निजी साधन, क्योंकि भारत में जो स्टेट फंडेड इलेक्शंस नहीं है, यानी कि राजनीतिक दलों को जो चंदा आता है वो कोई राज्य द्वारा नहीं आता, सरकार द्वारा नहीं आता, उन्हें निजी क्षेत्रों पर इसके लिए निर्भर होना पड़ता है, चाहे कॉरपोरेट्स हों, चाहे आम लोग ही हों, चंदा हो, क्योंकि वो जनता के कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में यह भी प्रश्न उठता है कि क्या खर्चीला चुनाव में एक आम व्यक्ति या एक आम दल जो संसाधन संपन्न ना हो उसके लिए चुनाव लड़ना क्या टक्कर देना संभव है? लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार नैतिक बल बहुत बार कार्य करता है और संसाधन काम नहीं करते, क्योंकि जनता भी बुद्धिमान है, तार्किक है, वो देखती कि कौन दल कितना खर्च कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अब तो जागरूकता जैसे जैसे बढ़ रही है, RTI यानी कि सूचना का अधिकार से भी लोग जागरूक हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कई बार जनता के मन में राजनीतिक दलों को लेकर रोष भी होता है, नाखुशी भी होती है कि चुनाव के समय वो आते हैं वोट पाने के लिए और एक बार उन्हें वोट मिल जाता है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, वो गायब हो जाते हैं। इसका खामियाजाना वैसे जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ता है, एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जो सत्ता में रहता है और कार्य नहीं कर पाता जनता के आकांक्षा के अनुसार, उन्हें अगली बार जनता आमतौर पे नहीं चुनती। कई बार इमोटिव इश्यूज यानी कि भावनात्मक मुद्दों को उछाला जाता है, विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि इस दल ने हमारे पे झूठा आरोप लगाया, हमें फंसाने की कोशिश की या हमारे मानहानि की। तो ऐसे में भी कई बार जनता का सहानुभूति मिलती है और मतदान में राजनीतिक दलों को कई कारकों को देखना पड़ता है, चाहे भावनात्मक मुद्दे हो, जाति हो, धर्म हो, क्षेत्र हो, उस समय की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक इतिहास, सभी को देखना पड़ता है, भूगोल, सभी स्थितियों को देखना पड़ता है। पार्टी के प्रति किसका कमिटमेंट है, पार्टी के जब टिकट बंटवारा होता है, चुनाव लड़ना होता है, जब सरकार बनानी होती है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष, किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाना होता है, तो इन सब विचारों पर, इन सभी पे मुद्दों पर जो है वो निश्चित सी बात है कि राजनीतिक दल कार्य करते हैं और ये भी देखते हैं कि उन्हें किन मुद्दों पर समर्थन मिलेगा। इसके बाद के अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं और राजनीतिक दल की ज़रूरत क्या है, कितने राजनीतिक दल हैं, कितने राजनीतिक दल होने चाहिए और राजनीतिक दलों की नैतिक ताकत क्या है। इन सब चीज़ों को भी हम आगे वाले अध्यायों में देखेंगे। धन्यवाद। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.